हाय एवरीवन, मेरा नाम है सुयोगिता एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका डॉक्टर वाला के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा इग्नाइट बैच चल रहा है, इसमें हमने एक चैप्टर 11 क्लास का कंप्लीट कर चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये याद करने वाला चैप्टर है, बहुत याद करना है इस चैप्टर में। इस लेक्चर के बाद आपको जाके सीधा एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, समझ गए? अच्छा, ये पार्ट 1 रहेगा हमारे इस चैप्टर का। ठीक, अच्छा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच के डिफरेंसेस को और हम उन्हें ग्रुप में प्लेस करते हैं। ठीक है, उनके डिफरेंसेस के बेसिस पे ठीक ग्रुप में प्लेस करते हैं और वो ग्रुप जो होता है उनका सिग्निफिकेंट फीचर और रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं identifying the differences among organisms के बीच का डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, और उसी डिफरेंसेस के बेसिस पे हम इन्हें ग्रुप्स में प्लेस करते हैं, placing them into groups। ठीक, ग्रुप्स में प्लेस करते हैं एंड यही फीचर्स, इनके ये जो डिफरेंट फीचर्स होते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म के, इनका सिग्निफिकेंट फीचर रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, इनका सिग्निफिकेंट फीचर रिफ्लेक्ट करते हैं और इनके बीच में हम रिलेशनशिप पता कर सकते हैं, कौन किससे सिमिलर है, कौन किससे डिसिमिलर है। ठीक है, एंड रिफ्लेक्ट्स द significant features and relationship among them, ठीक है, इसी को कहते हैं हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंसेस ऑर्गेनिजम्स के बीच में और इन्हीं डिफरेंसेस के बेसिस पे इन्हें हम ग्रुप्स में प्लेस कर देते हैं। ठीक है, ग्रुप्स में प्लेस करने के बाद क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट करता है इनका सिग्निफिकेंट फीचर एंड इन सब के बीच में रिलेशनशिप क्या हो सकता है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया किसने था, प्रपोज किसने किया था? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज प्रपोज्ड बाय, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है नीट में। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्रपोज किसने किया था? ये अच्छे से याद रखना है आपको, किसने किया था? एरिस्टोटल। ठीक, एरिस्टोटल ने किया था। ये याद रखना है, ये काफी बार आ चुका है नीट में। ठीक, इतना याद हो गया। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्रपोज किसने किया था? एरिस्टोटल ने किया था। ठीक है, अच्छा इन्होंने क्या किया था? कुछ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया था? ऑन द बेसिस ऑफ
मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, प्लांट्स को इन्होंने बांट दिया था 3 ग्रुप्स में, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में। ठीक है, इतना आया ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में। अच्छा, अब देखते हैं एनिमल्स का। एनिमल्स को इन्होंने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था? 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया था। वो एनिमल्स जिनके पास आरबीसीज होती हैं और वो एनिमल जिनके पास आरबीसीज नहीं होती हैं, रेड ब्लड सेल्स। आरबीसीज animals which have RBCs in their blood and those, second group कौन सा था? animals जिनके पास RBCs नहीं थी, which don't have RBCs in their blood। ठीक है, इतना समझ आया? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्रपोज किसने किया था? एरिस्टोटल ने किया था। ठीक, अच्छा, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे किया था। प्लांट्स को किस में कर दिया? ट्री, श्रब्स और हर्ब्स में। एनिमल्स को किस में कर दिया? एनिमल्स जिनके पास आरबीसीज थी, और दूसरा ग्रुप क्या था? जिनके पास आरबीसीज नहीं थी, एब्सेंट थी। ठीक है, इतना समझ आया? इतना समझ आया? अच्छा, अब देखते हैं देखते हैं सिस्टम्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स, 3 सिस्टम्स हैं मेनली। पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तीसरा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे, थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। किस बेसिस पे? हैबिट के बेसिस पे। ठीक, अच्छा, थियोफ्रास्टस ने हैबिट्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया प्लांट्स का। तो उन्होंने 4 कैटेगरी बता दी। पिछली हमने क्या पढ़ी? इन्होंने कितनी बताई थी? एरिस्टोटल ने 3 बताई थी, ट्री, श्रब्स और हर्ब्स, है ना? ट्री, श्रब्स और हर्ब्स बताई थी। थियोफ्रास्टस ने 4 बताई, ट्री, श्रब्स, अंडर श्रब्स एंड हर्ब्स। ठीक, 4 बता दी। उसके बाद कैरोलस लीनियस आए, उन्होंने इसको दोबारा क्लासिफाई किया। किस बेसिस पे? कुछ सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे कि कितने स्टेमेंस प्रेजेंट है, कितने कार्पल्स प्रेजेंट है, कितने नंबर में स्टेमेंस प्रेजेंट है ना, कितने नंबर में कार्पल्स प्रेजेंट है। ठीक, अच्छा, कैरोलस लीनियस को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कैरोलस लीनियस को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, इतना समझ गए? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी याद रखना है। ये आ चुका है आपके नीट के पेपर में कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस है। ठीक, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अब हम डिटेल में देख लेते हैं। इतना मैंने बताया आपको। अच्छा, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले मैंने क्या बताया? सबसे पहले कौन आए? थियोफ्रास्टस आए।
थियोफ्रास्टस ने किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया? ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट, ठीक है, बेसिस ऑफ हैबिट, हैबिट के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट, हैबिट के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया और 4 कैटेगरीज बना दी प्लांट्स की। प्लांट्स की इन्होंने 4 कैटेगरीज बता दी। ट्रीज, श्रब्स, अंडर श्रब्स, ठीक, और यहाँ पे हर्ब्स। ठीक है, इतना समझ गए? 4 कैटेगरीज बता दी थियोफ्रास्टस ने, किस बेसिस पे? हैबिट के बेसिस पे, हैबिट के बेसिस पे बता दिया। ठीक, अच्छा, इन्होंने और क्या बताया? इन्होंने बाद में इनके बाद कौन है? एरिस्टोटल आए। एरिस्टोटल आए। अच्छा, एरिस्टोटल का हमें याद रखना है, इन्होंने ही, ये अलग से लिख लेना, इन्होंने ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया। ठीक, इन्होंने ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया। अच्छा, थियोफ्रास्टस के बाद कौन आए थे? कैरोलस लीनियस आए थे, जो है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। कैरोलस लीनियस आए थे। अच्छा, कैरोलस लीनियस का याद रखना है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं इन्हें। ठीक, कैरोलस लीनियस है। कैरोलस लीनियस ने किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया? सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बेसिस पे इन्होंने क्या किया? क्लासिफिकेशन किया। ये आर्टिफिशियल सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। क्लासिफिकेशन on the basis of few sexual characters, कुछ सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। जैसे कि कौन से सेक्सुअल कैरेक्टर्स? नंबर ऑफ स्टेमेंस, ठीक, एंड नंबर ऑफ कार्पल्स। ठीक, इतना आ गया। अच्छा, इसकी कुछ ड्रॉबैक्स थे। क्या ड्रॉबैक्स थे? इन्होंने क्या किया? नेचुरल और फाइलोजेनेटिक सिस्टम को बताया ही नहीं, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक सिस्टम के बारे में बात ही नहीं करी, ठीक है। नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स were not considered नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स को कंसीडर ही नहीं किया। नेक्स्ट है, इन्होंने इतने डाइवर्स प्लांट्स और एनिमल्स को कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ कैटेगरीज में ही बांट दिया। ये इनका ड्रॉबैक था सेकेंड, ठीक है। इन्होंने क्या किया?
लार्ज नंबर में जो प्लांट्स और एनिमल्स की डाइवर्सिटी है उनको लिमिटेड नंबर ऑफ ग्रुप में प्लेस कर दिया, ठीक है। अच्छा, लार्ज नंबर ऑफ diverse plants and animals were placed in a limited number of groups, ठीक है। इतना समझ आया। ड्रॉबैक्स क्या थे? पहला ड्रॉबैक यही था, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक सिस्टम को कंसीडर ही नहीं किया। दूसरा क्या था? लार्ज नंबर में जितने भी डाइवर्स फॉर्म हैं अर्थ पे, प्लांट्स और एनिमल्स, इनको प्लेस कर दिया कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ ग्रुप में, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं था, ठीक है। इतना आ गया। आर्टिफिशियल सिस्टम को एक बार फिर देख लेते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या आया? सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए, थियोफ्रास्टस आए। उन्होंने क्लासिफिकेशन किया किस बेसिस पे? हैबिट के बेसिस पे, हैबिट और कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। इसमें इन्होंने क्या किया? प्लांट्स को ट्री, श्रब्स, अंडर श्रब्स और हर्ब्स में बांट दिया, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट फिर आए कैरोलस लिनियस, जिन्हें हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं। इन्होंने क्लासिफिकेशन किया किस बेसिस पे? कुछ सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, ठीक है। कुछ सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया, जैसे कि कौन सेक्सुअल कैरेक्टर, कितने स्टेमेंस प्रेजेंट है, कितने कार्पल्स प्रेजेंट है ना। अच्छा, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स आए। ड्रॉबैक्स क्या हो गया? जैसे कि नेचुरल और फाइलोजेनेटिक सिस्टम के बारे में इन्होंने बात ही नहीं कही कोई। अच्छा, लार्ज नंबर में डाइवर्स प्लांट्स और एनिमल्स प्लेस कर दिए गए कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ ग्रुप्स में, ठीक। ये दोनों ड्रॉबैक्स था इनका। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? जॉन रे ने दिया था। फर्स्ट साइंटिस्ट John Ray proposed natural system of क्लासिफिकेशन। जॉन रे ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है। किस बेसिस पे? कुछ नेचुरल एफिनिटीज़ के बेसिस पे। नेचुरल एफिनिटीज़ क्या हो सकती हैं? जैसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, एनाटॉमिकल कैरेक्टर, ठीक है। जैसे साइटोलॉजिकल हो गए, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, ठीक। अच्छा, ऑन द बेस क्लासिफाइड ऑन द, किस बेसिस पे? याद रखना है ये, ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एफिनिटीज। नेचुरल एफिनिटीज के बेसिस पे। ये नेचुरल एफिनिटीज क्या हो सकती हैं? ये नेचुरल एफिनिटीज जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। दूसरा क्या हो गया? एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स। तीसरा क्या हो गया? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। चौथा साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स एक्सेट्रा, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक। इतना आ गया। इसको नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? जॉन रे ने दिया।
ठीक। अच्छा, किस बेसिस पे क्लासिफाई किया? नेचुरल एफिनिटीज़ के बेसिस पे। नेचुरल एफिनिटीज़ कौन सी हो गई? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, इतना समझ गए। अच्छा, नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि इसके बाद दो साइंटिस्ट और आए, जैसे कि बेंथम एंड हुकर। ठीक, बेंथम एंड हुकर आए, उन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स दिया। ठीक, एंजियोस्पर्म्स किसने दिया ये याद रखना है, एंजियोस्पर्म्स का स्पेसिफिक याद रखना है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, जॉर्ज बेंथम एंड जेडी हुकर। ठीक, पूरा नाम याद रखना है, जॉर्ज बेंथम एंड जेडी हुकर। जॉर्ज बेंथम एंड जेडी हुकर ने एंजियोस्पर्म्स का नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक, इतना समझ आया। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि नेक्स्ट इसमें ड्रॉबैक्स देखेंगे। ठीक, यहाँ पे जो एंजियोस्पर्म्स का नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इस पे अलग से क्वेश्चन आ चुका है, इसको याद रखना है। ठीक है, इतना समझ गए। अच्छा, ये इनका काम किस में पब्लिश हुआ था? जेनेरा प्लांटेरम। ठीक, जेनेरा प्लांटेरम पब्लिश्ड किस में हुआ? जेनेरा प्लांटेरम में। ठीक है, इसमें इनका काम पब्लिश हुआ। अच्छा, अब इनके कुछ ड्रॉबैक्स, डीमेरिट्स थे। डीमेरिट्स क्या थे? डीमेरिट्स ये थे कि इस सिस्टम में उन्होंने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की बात ही नहीं करी, और उन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में रख दिया, जो एक्सेप्टेबल नहीं था। ठीक है, अच्छा, डीमेरिट्स क्या हो जाएंगे? इसमें इन्होंने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की बात ही नहीं करी, इज नॉट कंसीडर्ड। ठीक, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की बात नहीं करी। दूसरा क्या था इसमें? जिम्नोस्पर्म्स वर प्लेस्ड बिटवीन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। जिम्नोस्पर्म्स को मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के बीच में प्लेस कर दिया गया। ठीक, इतना समझ गए। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म किसने दिया? जॉर्ज बेंथम एंड जेडी हुकर ने दिया। ये याद रखना है। किस में पब्लिश हुआ ये काम इनका? जेनेरा प्लांटेरम में। जेनेरा प्लांटेरम में पब्लिश हुआ। अच्छा, इसके डीमेरिट्स क्या थे? पहला है, इसमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की बात नहीं कही गई। दूसरा, जिम्नोस्पर्म्स को मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में प्लेस कर दिया गया, जो एक्सेप्टेबल नहीं था। अब देखते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम, फाइलोजेनी क्या होती है? इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स की स्टडी। ठीक है, फाइलोजेनी क्या होती है? स्टडी ऑफ evolutionary कैरेक्टर्स, इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स की स्टडी। ठीक, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स में आता है।
इसमें क्या हुआ, एवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स की स्टडी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया। अच्छा, हम इसमें जो फैमिली ट्री या फ्लो चार्ट बनाते हैं, जो हम इसमें फैमिली ट्री, एवोल्यूशनरी स्टडी करनी है, फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा एंसेस्टर्स जानने के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स जानने के लिए। अच्छा, फैमिली ट्री या फिर हम इसमें फ्लो चार्ट बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्लैडोग्राम कहते हैं। इसे हम क्लैडोग्राम कहते हैं। इतना समझ गए। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में इसमें हमने एवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया। फैमिली ट्री और फ्लो चार्ट जो इसमें बनाते हैं हम, उसे हम कहते हैं क्लैडोग्राम। ठीक, इतना समझ आया। अब हमें देखना है किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहला है इसमें 2 किंगडम, दूसरा पढ़ना है हमें इसमें 3 किंगडम, तीसरा पढ़ना है 4 किंगडम, फिर आएगा आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, R.H. विटेकर। ठीक, R.H. विटेकर ने दिया था, याद रखना है। पहले बात करते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। इसे दिया था कैरोलस लीनियस ने, इंट्रोड्यूस्ड बाय लीनियस। इसमें इन्होंने 2 किंगडम बताए थे, एक प्लांटी बताया था, एक एनिमेलिया बताया था। ठीक, प्लांटी में इन्होंने उन ऑर्गेनिजम्स को रखा था, उन प्लांट्स को रखा था जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं। दूसरा इन्होंने ये कैरेक्टर लिया था कि ये एक जगह पे फिक्स रहते हैं, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाते। दूसरा क्या था इसमें, एनिमेलिया में, एनिमेलिया किंगडम बताया था, ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, और ये दूसरा मोटाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इसमें कुछ लिमिटेशंस भी थी 2 किंगडम में। लिमिटेशंस क्या थी, 4 लिमिटेशंस थी। इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को दोनों ही किंगडम में रख दिया था। दूसरा है इसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को इसमें प्लांट्स में रख दिया था, लेकिन ये दोनों ही प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक, इतना समझे। पहले हम इतना लिख लेते हैं, इंट्रोड्यूस्ड बाय 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया, इंट्रोड्यूस्ड बाय लीनियस। इंट्रोड्यूस्ड बाय लीनियस, लीनियस ने इंट्रोड्यूस किया था ये। अच्छा, इसमें इन्होंने 2 किंगडम बताए, एक प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया। ठीक, एक प्लांटी बताया और दूसरा एनिमेलिया बताया। ठीक, प्लांटी में वो ऑर्गेनिजम्स थे जो अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। और एनिमेलिया में हेटेरोट्रॉफिक, जो अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड रहते हैं। ठीक, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। प्लांटी में उन्होंने वो प्लांट्स रखे जो एक जगह फिक्स्ड होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, फिक्स्ड। एनिमेलिया में वो ऑर्गेनिजम्स रखे जो मोटाइल होते हैं, मोटाइल मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं इसकी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस, लिमिटेशन में पहला क्या था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को दोनों ही किंगडम में रख दिया था।
दूसरा क्या था इसमें कि साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया को इन्होंने प्लांटी में रख दिया था, जबकि ये दोनों क्या हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, है ना, जबकि ये दोनों प्रोकैरियोट्स हैं। तीसरा है इसमें लाइकेंस को इन्होंने रख दिया था प्लांट्स के अंडर प्लांट्स में क्या होता है, लाइकेंस क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन मिलके लाइकेंस बनाता है, ठीक, एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन मिलके लाइकेंस बनाता है। ये इन्होंने प्लांटी में रख दिए जो कि एक्सेप्टेबल नहीं था। चौथा क्या है, इन्होंने फंजाई को प्लांटी में इंक्लूड कर दिया था, जबकि फंजाई जो होता है नॉन फोटोसिंथेटिक होता है और हेट्रोट्रॉफिक होता है, ठीक। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है इन्होंने यूनी सेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को साथ में दोनों ही किंगडम में रख दिया था। प्लेस्ड इन बोथ किंगडम्स, ठीक। सेकेंड क्या था, सेकेंड ये था इन्होंने बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को प्लांटी में रख दिया था, जबकि दोनों प्रोकैरियोट्स थे। बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया वर प्लेस्ड अंडर प्लांटी, ठीक, लेकिन ये दोनों क्या थे, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स, इतना समझे। थर्ड क्या था, इन्होंने लाइकेंस को, लाइकेंस वर प्लेस्ड अंडर किंगडम प्लांटी। लाइकेंस को इन्होंने प्लांटी के अंडर रख दिया था, लेकिन लाइकेन क्या है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसका, एल्गी एंड एल्गी एंड फंजाई के बीच का, ठीक है। लाइकेंस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा, चौथा लिमिटेशन, अच्छा, फोर्थ लिमिटेशन क्या था इसमें कि फंजाई को इन्होंने प्लांटी के अंडर रख दिया था, लेकिन फंजाई नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। फंजाई प्लेस्ड अंडर किंगडम प्लांटी, लेकिन फंजाई कैसा होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक, ठीक। फंजाई कैसा होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक। लिमिटेशंस आई, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने प्लेस कर दिया था दोनों ही किंगडम में, ठीक। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को प्लेस कर दिया प्लांटी में। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया क्या हैं, प्रोकैरियोट्स हैं। लाइकेंस को प्लेस कर दिया किंगडम प्लांटी में, लेकिन लाइकेन क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई का। अच्छा, फंजाई को प्लेस कर दिया किंगडम प्लांटी में, पर फंजाई कैसा है, नॉन फोटोसिंथेटिक है एंड क्या है, हेट्रोट्रॉफ, ठीक, हेट्रोट्रॉफ है। इतना आया लिमिटेशन।
अब थर्ड आते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसे दिया था अर्नेस्ट मेयर ने। अर्नेस्ट मेयर ने ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इसमें उन्होंने क्या किया था, सारे ए सेलुलर यूकैरियोट्स को उन्होंने एक सेपरेट किंगडम में रख दिया और उस किंगडम का नाम दिया उन्होंने प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा। ये किसने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया वो याद रखना है, अर्नेस्ट मेयर ने दिया। दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारा कि इसमें ऑल यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स are placed in separate kingdom। कौन सा किंगडम था, दैट इज प्रोटिस्टा। ठीक है, दैट इज प्रोटिस्टा। इतना समझे। अच्छा, इन्होंने और भी चीज़ों को प्रोटिस्टा में इंक्लूड कर दिया, जैसे एल्गी, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोअन्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया। ठीक है, एल्गी, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोअन्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया को भी इसमें रख दिया, जिसकी वजह से लिमिटेशन क्या आई, इन्होंने फंजाई और बैक्टीरिया को एल्गी और प्रोटोजोआ के साथ रख दिया। ठीक, दोनों डिसिमिलर हैं। दूसरा क्या, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को इन्होंने साथ में प्लेस कर दिया प्रोटिस्टा में। दो लिमिटेशन, बैक्टीरिया और फंजाई को लिमिटेशंस क्या है, बैक्टीरिया एंड फंजाई को प्लेस कर दिया with एल्गी एंड प्रोटोजोआ के साथ। एल्गी एंड प्रोटोजोआ के साथ। ठीक। अच्छा, सेकेंड क्या है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को, मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को साथ में प्लेस कर दिया, प्लेस्ड टुगेदर इन किंगडम प्रोटिस्टा, टुगेदर इन किंगडम समझे। ठीक, इतना आया। सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को इन्होंने एक सेपरेट किंगडम में रख दिया, वो किंगडम था प्रोटिस्टा। दूसरा, इसमें लिमिटेशंस क्या हैं, बैक्टीरिया और फंजाई को एल्गी और प्रोटोजोआ के साथ रख दिया, दोनों ही डिसिमिलर हैं। दूसरा, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर को प्लेस कर दिया साथ में एक ही किंगडम में प्रोटिस्टा में। ठीक है, मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर अलग अलग होने चाहिए। अब आते हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पे। सबसे पहले तो ये दिया किसने था, कोपलैंड। ठीक है, कोपलैंड ने दिया था। कौन से ईयर में दिया था, 1956 में दिया। ठीक, कोपलैंड ने दिया 1956 में दिया। कोपलैंड का नाम याद रखना है, कोपलैंड ने दिया और कौन से ईयर में दिया, 1956 में दिया। अच्छा, इन्होंने सारे ए सेलुलर प्रोकैरियोट्स के लिए एक सेपरेट किंगडम बना दिया, किंगडम मोनेरा। ठीक है, ऑल ए सेलुलर prokaryotes were
placed in separate kingdom, that is किंगडम मोनेरा। ठीक है, किंगडम मोनेरा कौन लाए थे? कोपलैंड लाए। ठीक है, किंगडम मोनेरा। अच्छा, इसमें क्या हुआ? मोनेरा प्रोटिस्टा, कौन कौन से 4 बन गए किंगडम हमारे? पहला क्या है? मोनेरा। दूसरा क्या बना? प्रोटिस्टा। तीसरा क्या बना? प्लांटी। और फोर्थ क्या बना? एनिमेलिया। ठीक है, ये 4 किंगडम याद रखने हैं। ठीक, इतना समझ आया? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में ये बने। ठीक, अच्छा, इसकी लिमिटेशंस क्या थी? इसमें इन्होंने क्या किया? प्रोटोजोआ, रेड एंड ब्राउन एल्गी एंड फंजाई को इन्होंने एक ही किंगडम में प्लेस कर दिया, प्रोटिस्टा में, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं था। इसका लिमिटेशन क्या हो गया? लिमिटेशंस क्या हो गई? प्रोटोजोन्स और कौन से? एक मिनट, प्रोटोजोन्स, रेड एंड ब्राउन एल्गी, रेड एंड ब्राउन एल्गी। ठीक है, प्रोटोजोन्स, रेड एंड ब्राउन एल्गी एंड फंजाई को इन्होंने प्लेस कर दिया किंगडम, प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा में। ठीक है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं था। जो कि एक्सेप्टेबल नहीं था। ठीक है, इतना आया। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया? कोपलैंड ने दिया। ठीक, इसमें सारे ये सेलुलर प्रोकैरियोट्स को एक सेपरेट किंगडम में डाल दिया, मोनेरा में। तो हमारे 4 कौन से किंगडम आ गए? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। इसकी लिमिटेशन क्या है? इन्होंने क्या किया? प्रोटोजोन्स, रेड एंड ब्राउन एल्गी और फंजाई को एक साथ प्रोटिस्टा में प्लेस कर दिया, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं था। इतना समझ आया? अब देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो किसने दिया था? मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आर.एच. विटेकर ने दिया था। कौन से ईयर में? 1969। ठीक, 1969 में इन्होंने दिया। समझ गए? आर.एच. विटेकर, इसको भूलना नहीं है, ये काफ़ी बार आ चुका है आपके नीट में। ठीक है, आर.एच. विटेकर ने दिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 5 किंगडम दिए। मोनेरा, कौन से 5 किंगडम दिए? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई
प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, इन्होंने फंजाई को एक अलग किंगडम में प्लेस कर दिया। ठीक, मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई, मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमेलिया। ठीक, अच्छा ये हमें याद रखना है, इन्होंने कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे इन्हें क्लासिफाई किया। क्राइटेरिया हमें लिखना है अब, criteria on the criterias on the sorry, on the basis of five kingdom classification। क्लासिफाइड। ठीक है, अच्छा सबसे पहला क्या था, सेल स्ट्रक्चर, दूसरा था थैलस ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा था रिप्रोडक्शन, चौथा था आपका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, फर्स्ट साथ साथ बोलते जाना, क्या था सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन को बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, सेल स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन को बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। चौथा हो गया रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, और इसमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की भी बात कही गई, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक, इतना आया क्राइटेरिया जिनके बेसिस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ। पहला है सेल स्ट्रक्चर, दूसरा थैलस ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा रिप्रोडक्शन, पांचवा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक, इतना समझ आ गया इतना समझ आ गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर ने दिया, कौन से ईयर में दिया, 1969 में दिया। ये याद रखना है, नीट में आ चुका है ये आपका। कौन से 5 किंगडम थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक, कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे हुआ क्लासिफिकेशन, सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। अच्छा, अब हमें इसकी मेरिट्स देखनी है। ठीक है, मेरिट्स मेरिट में सबसे पहली चीज इसमें एवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स की बात कही गई, मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की बात कही गई। सबसे पहला है फाइलोजेनेटिक सबसे पहला है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स की बात कही गई। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स की बात कही गई। दूसरा क्या था, प्रोकैरियोट्स को एक सेपरेट किंगडम में डाल दिया, प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम। ठीक, थर्ड क्या था, फंजाई इज ऑल्सो placed
इन सेपरेट किंगडम, फंजाई को भी सेपरेट किंगडम में प्लेस कर दिया गया। ठीक है, इतना आया, इतना आया। ठीक, 3 मेरिट्स थे। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की बात कही गई, प्रोकैरियोट्स को प्लेस कर दिया गया सेपरेट किंगडम में, फंजाई को प्लेस कर दिया गया एक सेपरेट किंगडम में। ठीक, अब हम डीमेरिट्स की बात करते हैं। डीमेरिट्स, ठीक, डीमेरिट्स की हम बात करते हैं। जैसे लिमिटेशंस हो गई, लिमिटेशन में क्या किया, मोनेरा प्रोटिस्टा में बहुत डाइवर्स लाइफ फॉर्म है और इन्हें मोनेरा प्रोटिस्टा में इंक्लूड कर दिया गया फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को और हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को। ठीक, फोटोसिंथेटिक और हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को प्लेस कर दिया गया था मोनेरा और प्रोटिस्टा में। मोनेरा और प्रोटिस्टा में बहुत डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स आ गए थे। क्यों? क्योंकि मोनेरा और प्रोटिस्टा में फोटोसिंथेटिक और हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को प्लेस कर दिया गया। और क्या किया, और वो ऑर्गेनिज्म प्लेस कर दिए गए जिनके पास सेल वॉल थी और जिनके पास सेल वॉल नहीं थी। लिमिटेशंस, लिमिटेशंस क्या थी, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा includes diverse life forms। मोनेरा एंड प्रोटिस्टा में डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स आ गए। क्यों? क्योंकि इसमें फोटोसिंथेटिक और हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स दोनों डाल दिए गए। ठीक, दूसरा क्या था, वायरस वायरॉइड्स को इसमें कोई भी जगह नहीं मिली। ठीक, इसमें कोई भी जगह नहीं मिली प्रॉपर। वायरसेस एंड वायरॉइड्स were not placed in any group या in any kingdom। ठीक है, वायरस और वायरॉइड्स को कोई भी जगह नहीं मिली। इतना या मेरिट्स हो गई, लिमिटेशंस हो गई। ठीक, अब हमें स्टार्ट करना है, एक बार फिर से हम 5 किंगडम देख लेते हैं। कौन से 5 किंगडम हैं? सबसे पहला मोनेरा, दूसरा कौन सा है, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, तीसरा कौन सा है, फंजाई, चौथा है प्लांटी, फिफ्थ है एनिमेलिया। ठीक है, इतना आ गया। अब हमें सबसे पहला स्टार्ट करना है मोनेरा। ठीक है, किंगडम मोनेरा से स्टार्ट करते हैं। इसमें सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, इसमें बैक्टीरिया सोल मेंबर्स होते हैं इस किंगडम के। इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। अच्छा, कुछ एक्सेप्शंस यहाँ हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती। आर्कीबैक्टीरिया, ठीक, आर्कीबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा एक्सेप्शंस हैं। ठीक, एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस किंगडम में पाए जाते हैं। अच्छा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, तो इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, प्लाज्मा एसोसिएटेड होते हैं, बोल सकते हैं एसोसिएटेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, इतना समझे? लिख लेते हैं ये सब कुछ। इसमें सबसे पहले इट includes all
प्रोकैरियोट्स, इसमें एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। बैक्टीरिया सोल मेंबर्स होते हैं, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम। इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन की सेल वॉल बनी होती है। इधर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस क्या क्या है? आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड दूसरा है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, इतना आ गया। सबसे पहले तो इसमें सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं, दूसरा एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तीसरा बैक्टीरिया इनके सोल, इस किंगडम के सोल मेंबर्स होते हैं, चौथा है सेल वॉल इनकी पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, दो एक्सेप्शंस होते हैं इसमें, आर्कीबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। एक और पॉइंट है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट। इसकी वजह से क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर एसोसिएटेड, रेस्पिरेटरी एंजाइम जो होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रेस्पिरेटरी एंजाइम्स एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, समझ गए। सबसे पहला ये सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनमें एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, बैक्टीरिया इनके सोल मेंबर्स हैं। ठीक, सेल वॉल इनकी पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, एक्सेप्शन है आर्कीबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। लास्ट है माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। तो इनमें रेस्पिरेशन कैसे होगा, रेस्पिरेटरी एंजाइम जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं। अच्छा, इतना समझ आया, इतना समझ आया। आगे बढ़ते हैं अब। इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है, ठीक, और इनमें हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। अच्छा, ऑटोट्रॉफिक कैसा हो जाएगा, ऑटोट्रॉफिक एक फोटोसिंथेटिक हो जाएगा, एक केमोसिंथेटिक हो जाएगा। हेट्रोट्रॉफिक कैसा हो जाएगा, या तो सेप्रोट्रॉफ्स हो जाएंगे या तो पैरासाइट्स हो जाएंगे। ऑटोट्रॉफ्स में दो आ जाएंगे, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है। अच्छा, हेटेरोट्रॉफ्स में क्या आ जाएंगे, पैरासाइट्स हो गए, और सेप्रोट्रॉफ्स। ठीक है, समझ गए, इतना समझे। अच्छा, इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है इनमें।
अच्छा, ये यूबिक्विटस होते हैं, ये हर जगह, यूबिक्विटस मतलब हर जगह पाए जाते हैं। ये एक्सट्रीम एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर सकते हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर हैबिटेट, एक्सट्रीम हैबिटेट में भी सरवाइव कर सकते हैं। इतना आया? ठीक है, अब इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें कैसा देखा जाता है? एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा है इसमें ये एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। ठीक, एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। ठीक, और तीसरा ये यूबिक्विटस होते हैं। यूबिक्विटस, यूबिक्विटस मतलब होता है फाउंड एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं। फाउंड एवरीवेयर, ठीक है, हर जगह पाए जाते हैं। ये रिप्रोडक्शन हो गया, ये हो गया, ये एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करते हैं और हर जगह पाए जाते हैं। इतना समझ आया? इतना समझ आया? अच्छा, अब देखना है हमें टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा, दो टाइप से हम इसको क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, शेप के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे ये 5 टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक में एनसीईआरटी में 4 दिए हैं, बस पर 5 टाइप के आपको जानने हैं। ठीक, पहला, सबसे पहला होता है कॉकस, सेकंड होता है विब्रियो, सेकंड होता है बैसिलस, थर्ड होता है स्पाइरला, स्पाइरलम, फोर्थ होता है कॉमा शेप्ड, जिसे हम विब्रियो कहते हैं। ठीक, फिफ्थ होता है प्लियोमॉर्फिक, ठीक है। कॉकस कैसा होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक, कॉकस स्फेरिकल शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। इसमें कौन आ जाएगा? कॉकस में कौन आ जाएगा? तुम्हारा स्ट्रेप्टोकॉकस लैक्टिस। स्फेरिकल, कॉकस स्फेरिकल होता है। बैसिलस रॉड शेप्ड होता है। स्पाइरलम स्पाइरल शेप होता है, स्पाइरल होता है। विब्रियम कैसा होता है? कॉमा शेप्ड होता है। ठीक है, कॉमा शेप्ड। प्लियोमॉर्फिक वेरिएबल होता है, मतलब वेरिएबल होता है शेप में, मतलब ये अपना शेप चेंज कर सकता है, वेरिएबल इन शेप। ठीक, अच्छा, स्फेरिकल में क्या कौन सा आ गया? स्ट्रेप्टोकॉकस लैक्टिस आ गया। इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो, स्ट्रेप्टोकॉकस लैक्टिस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकॉकस
स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस ले सकते हो, ठीक है। दूसरा बैसिलस में कौन सा आ गया, बैसिलस में तुम्हारा आ गया इकोलाई, रॉड शेप्ड होता है, एग्जाम्पल इकोलाई, एसर्शिया कोलाई रॉड शेप्ड होता है। स्पाइरल, स्पाइरोकीट, स्पाइरोकीट आ गया। कॉमा शेप्ड कैसा आ गया, विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी, ठीक है, कॉमा शेप्ड विब्रियो कॉलेरी आ गया। प्लियोमॉर्फिक में तुम्हारा आ जाएगा राइजोबियम, प्लियोमॉर्फिक में तुम्हारा आ जाएगा राइजोबियम, ठीक है। इतना समझे, स्फेरिकल, स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टिस। ठीक, अब इन सब का डायग्राम देख लेते हैं। इतना समझ आया, कॉकस स्फेरिकल शेप का होता है, बैसिलस रॉड शेप का होता है, स्पाइरलम स्पाइरल शेप्ड होता है, विब्रियम कॉमा शेप्ड होता है, प्लियोमॉर्फिक अपना शेप चेंज कर सकता है, इसलिए वेरिएबल इन शेप है। इन सब के एग्जाम्पल याद रखना ज़रूरी है, ठीक है, पूछा जा सकता है। स्फेरिकल में कौन सा आ गया, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस आ गया। बैसिलस में कौन सा आ गया, इकोलाई आ गया। स्पाइरलम में कौन सा आ गया, स्पाइरोकीट। विब्रियम में कॉमा शेप्ड होता है तो ये विब्रियो कॉलेरी आ गया। प्लियोमॉर्फिक वेरिएबल होता है शेप में, ये राइजोबियम हो गया, ठीक। अच्छा, यहाँ पे हम इनके डायग्राम बना लेते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस स्फेरिकल शेप, ठीक है, ये कॉकाई हो गया, कॉकाई, कॉकाई प्लूरल फॉर्म है कॉकस का, ठीक। कॉकाई हो गया, रॉड शेप्ड, यहाँ पे रॉड शेप में स्पोर होता है, ठीक। ये रॉड शेप बैसिलाई, बैसिलाई कह सकते हैं इसको, बैसिलाई भी प्लूरल है। अच्छा, स्पाइरल, स्पाइरल कैसा हो गया, इसमें फ्लैजिला होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ठीक। ये स्पाइरल हो गया। तीसरा विब्रियम हो गया जो कॉमा शेप्ड होता है, ठीक। ये विब्रियम हो गया, विब्रियो। अच्छा, प्लियोमॉर्फिक का कोई शेप नहीं होता इसलिए हम उसे बना नहीं रहे हैं, ये अपना शेप चेंज करता रहता है, ठीक। कॉकाई स्फेरिकल होता है, बैसिलाई रॉड शेप्ड होता है, इन सब के एग्जाम्पल्स याद रखने हैं आपको, ठीक। विब्रियम कॉमा शेप्ड होता है, कॉमा शेप्ड, ठीक। अच्छा, स्पाइरल में क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, रॉड शेप्ड। बैसिलस में क्या होता है, स्पोर प्रेजेंट होते हैं, ठीक। इतना आया। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन ये दो टाइप के होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक। उसमें भी सब डिवाइडेड कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं। न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, पहला है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक। ये बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। हेटेरोट्रॉफिक, ठीक। जो ऑटोट्रॉफिक होता है वो फोटोसिंथेटिक हो सकता है और केमोट्रॉफिक हो सकता है।
फोटो सिंथेटिक, दूसरा केमो सिंथेटिक। ठीक है, अच्छा पहले इसकी बात कर लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? जो अपना खाना खुद बनाता है। ठीक, फोटोसिंथेटिक वो होता है जो लाइट का यूज करके अपना खाना बनाए, यूजेस लाइट टू प्रिपेयर फूड। ठीक, अच्छा यहाँ पे केमिकल एनर्जी लगती है, यहाँ पे लाइट एनर्जी लगती है। लाइट एनर्जी ये केमिकल एनर्जी का यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करता है। ठीक है, और ये केमिकल एनर्जी इसको कहाँ से मिलती है? ऑक्सीडेशन से। किसके ऑक्सीडेशन से? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है, इतना समझ गए? इतना समझ गए? ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद से बनाए। फोटोसिंथेटिक क्या? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो लाइट एनर्जी का यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो केमिकल एनर्जी का यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। केमिकल एनर्जी इन्हें कहाँ से मिलती है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से। ठीक, अच्छा हेट्रोट्रॉफ अब 3 टाइप के होते हैं। अच्छा, इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉफ 3 टाइप के हैं। पहला सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, दूसरा है पैरासिटिक, तीसरा है सिम्बायोटिक। सबसे पहला है सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है, सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया पहला है आपका। दूसरा है आपका पैरासिटिक बैक्टीरिया। पैरासिटिक बैक्टीरिया, और तीसरा है आपका सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, इतना आया। 3 टाइप देखे, हेट्रोट्रॉफिक पहला है, सेप्रोट्रॉफिक दूसरा है, पैरासिटिक तीसरा है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में 2 सब डिविजन्स है। सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया बेसिकली क्या होते हैं? जो प्रिपेयर करें अपना फूड डेड एंड डिकेइंग मैटर से। ठीक, फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर से। ठीक है, दूसरा आता है पैरासिटिक बैक्टीरिया। पैरासिटिक बैक्टीरिया अपना फूड लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेता है। प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे यहाँ हम? यहाँ पे होस्ट। ठीक, इतना आया। अच्छा, तीसरा है सिम्बायोटिक। ये म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहता है अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, अपने होस्ट के साथ। लिव्स इन म्यूचुअल रिलेशनशिप with living
ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इतना समझ आया। हमने ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया दो टाइप के देखे, एक ऑटोट्रॉफिक एक हेटेरोट्रॉफिक। जो ऑटोट्रॉफिक होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है और केमोसिंथेटिक होता है। फोटोसिंथेटिक में क्या होता है, ये लाइट एनर्जी का यूज़ करके अपना खाना बनाता है। केमोसिंथेटिक में क्या होता है, ये केमिकल एनर्जी का यूज़ करके अपना खाना बनाता है। ठीक, केमिकल एनर्जी इसे मिलती कहाँ से है, ऑक्सीडेशन से मिलती है। ठीक, किसके ऑक्सीडेशन से मिलती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से मिलती है। दूसरा हेटेरोट्रॉफिक होता है। हेटेरोट्रॉफिक में 3 टाइप है, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक। ठीक, सेप्रोट्रॉफिक में क्या होता है, ये अपना फूड डेड एंड डिकेइंग मैटर से बनाता है। पैरासिटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है अपने फूड के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को होस्ट कहते हैं इसके लिए। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो होता है वो म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। ठीक, इतना समझ आया, इतना आ गया। अब आगे देखते हैं, डोमेन्स ऑफ किंगडम मोनेरा। डोमेन्स क्या होते हैं, किंगडम से ऊपर डोमेन आता है। ठीक, डोमेन क्या होते हैं, एरिया ऑफ नॉलेज होता है। ठीक, एरिया ऑफ नॉलेज। आर्की बैक्टीरिया की हम बात करें तो आर्की बैक्टीरिया जो होता है वो मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म होता है, मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म होता है बैक्टीरिया का आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, इतना समझे। इसमें क्या होता है, ये एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में सरवाइव कर सकता है, कैन सरवाइव इन एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक, एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में ये सरवाइव कर सकता है। ठीक, अच्छा अब देखते हैं इसके कुछ टाइप्स हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया देखते हैं। टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक, 3 टाइप के, पहला होता है मीथेनोजेंस, दूसरा होता है आपका हेलोफाइल, तीसरा होता है थर्मोएसिडोफिल्स। तीनों लिख लेते हैं। आर्की बैक्टीरिया, सबसे पहला होता है मीथेनोजेंस, दूसरा होता है हेलोफाइल्स, तीसरा होता है थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल्स, ठीक है। मीथेनोजेंस जो होते हैं वो मीथेन गैस फॉर्म करते हैं, ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं मीथेन गैस फॉर्म करने में। अच्छा, मीथेनोजेंस जो बैक्टीरिया होते हैं ये ऑब्लिगेट एनारोब्स कहलाते हैं। इन्हें हम कहते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स। एनारोब्स वो जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती ग्रोथ के लिए, ठीक है, ऑब्लिगेट एनारोब्स कहलाते हैं। ऑब्लिगेट एनारोब्स, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, ये रूमिनेंट एनिमल्स के गट में प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। रूमिनेंट एनिमल्स कौन से हो गए, काऊ हो गई, बफेलो हो गया, ठीक। प्रेजेंट इन गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, रूमिनेंट एनिमल्स के गट में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक। इतना आया। और ये मीथेन गैस बनाने में हेल्प करते हैं। मीथेन गैस बायोगैस है, किससे बनती है, काऊ डंग, ठीक, काऊ डंग। इतना आया मीथेनोजेंस में, ठीक। अच्छा, अब आते हैं हेलोफाइल्स की बात करते हैं। हेलोफाइल्स एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सॉल्ट लेक्स में ये पाए जाएंगे, डेड सी हो गया डेड सी हो गया, ठीक है। अच्छा, इनको हम फैकल्टेटिव एनारोब कहते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स, इन्हें हम फैकल्टेटिव एनारोब्स कहते हैं, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल प्लांट्स में भी पाए जाएंगे। इंडस्ट्रियल प्लांट में भी पाए जाएंगे, ठीक। इतना आया। हेलोफाइल्स एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन में रह सकते हैं, सॉल्ट लेक में पाए जाएंगे, डेड सी में, इन्हें हम फैकल्टेटिव एनारोब्स कहते हैं, ठीक। और इंडस्ट्रियल प्लांट में ये पाए जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं थर्मो एसिडोफिल्स, इनको भी हम फैकल्टेटिव एनारोब्स कहते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स कहते हैं, ठीक है। ये एक्सट्रीम टेम्परेचर और पीएच में सरवाइव कर सकते हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड पीएच में सरवाइव कर सकते हैं, ठीक। एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड पीएच में सरवाइव कर सकते हैं, जैसे कि हॉट वाटर स्प्रिंग, ठीक है। इतना आया। आर्कीबैक्टीरिया मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म है बैक्टीरिया के, ये एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। आर्कीबैक्टीरिया 3 टाइप के होते हैं, मीथेनोजेन, हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफिल्स। मीथेनोजेन जो होते हैं ये ऑब्लिगेट एनारोब होते हैं और ये रूमिनेंट एनिमल्स के गट में प्रेजेंट होते हैं। ये मीथेन बायोगैस फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। और ये काऊ डंग से फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन में रह सकते हैं, सॉल्ट लेक हो गया, डेड सी हो गई, ठीक। ये फैकल्टेटिव एनारोब्स कह सकते हैं हम इन्हें। नेक्स्ट ये इंडस्ट्रियल प्लांट में पाए जाएंगे। थर्मोएसिडोफिल्स की बात करें तो ये भी फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, ये एक्सट्रीम टेम्परेचर और पीएच में सरवाइव कर सकते हैं, जैसे कि हॉट वाटर हो गया स्प्रिंग, हॉट वाटर स्प्रिंग हो गया, ठीक। इतना समझ आया। इसमें से कोई डाउट हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो। इसमें से कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। ठीक है, इतना आया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यू बैक्टीरिया जो होता है इसमें रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और अगर ये मोटाइल है तो इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। इनमें रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और अगर इफ
मोटाइल, अगर ये मोटाइल है तो इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, फ्लैजेला जो मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। इतना समझे यू बैक्टीरिया के बारे में, ठीक, इतना ही है। नेक्स्ट आपका है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम बीजीए भी कहते हैं, बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। इसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ठीक, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। अच्छा, इसमें कुछ प्लांट जैसा होगा, एल्गी कह रहे हैं तो इसमें होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है, इतना आया। नेक्स्ट हम देखते हैं ये कॉलोनीज भी फॉर्म कर सकता है और ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, फिलामेंटस फॉर्म भी हो सकता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, कॉलोनीज भी फॉर्म कर सकता है और फिलामेंटस फॉर्म में भी हो सकता है, फिलामेंटस फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक। ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी सरवाइव कर सकता है, मरीन में भी सरवाइव कर सकता है, टेरेस्ट्रियल और मरीन, ठीक है, टेरेस्ट्रियल और मरीन एनवायरनमेंट दोनों में सरवाइव कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो क्या काम करती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। और इन स्पेशल टाइप की सेल्स का नाम है हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट से काफ़ी बार क्वेश्चन बन चुका है नीट में, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। साइनोबैक्टीरिया में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जिनका नाम है हेटेरोसिस्ट, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं, ठीक। अच्छा, इनमें जो बाकी सेल्स होती हैं वो क्या, किसका फिक्सेशन करती हैं, CO2 फिक्सेशन करती हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें इनकी जो कॉलोनी होती है, कॉलोनीज इनकी सराउंडेड होती है म्यूसिलेजिनियस शीट से, कॉलोनीज are surrounded by mucilaginous शीट से, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं, आगे लिखते हैं, इसके एग्जाम्पल याद रखना है, नोस्टॉक एंड एनाबिना, ठीक, नोस्टॉक एंड एनाबिना दोनों ही साइंटिफिक नेम है, ठीक। अच्छा, ये पहले ऑर्गेनिजम्स थे जिन्होंने फोटोसिंथेसिस के दौरान, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व किया था, इसीलिए इन्हें ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इन्हें और क्या कहते हैं हम, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स थे जिन्होंने O2 इवॉल्व किया था फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, इतना आया, इतना समझ आया। एक बार फिर से देख लेते हैं साइनोबैक्टीरिया,
ब्लू ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल फिलामेंटस फॉर्म भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल और मरीन एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं। कुछ स्पेशलाइज सेल होती हैं इनमें जिनका नाम है हेट्रोसिस्ट, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। ये याद रखना है आपको बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है CO2 फिक्सेशन करती हैं। जो स्पेशलाइज सेल नहीं होती है, जो बाकी की सेल होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करती हैं, CO2 फिक्सेशन। इनकी जो कॉलोनीज होती है वो एक शीट से सराउंडेड होती है, म्यूसिलिजेनियस शीट। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। नॉस्टॉक, नॉस्टॉक का डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, नॉस्टॉक का डायग्राम भी बना लेते हैं। और इन्हें ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म से जिन्होंने O2 इवॉल्व किया था फोटोसिंथेसिस में। अच्छा, साथ साथ डायग्राम बनाते जाना। ठीक है, अच्छा ये फिगर है नॉस्टॉक का। ठीक, जो कि एक BGA है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। यहाँ पे जो ये शीट है, ये म्यूसिलिजेनियस शीट है। म्यूसिलिजेनियस शीट है। यहाँ पे जो बाकी की सेल्स हैं, ये है स्पेशलाइज सेल हेट्रोसिस्ट। ये करती है N2 फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, ये वाली सेल्स करती हैं CO2 फिक्सेशन। ठीक, ऊपर जो शीट है म्यूसिलिजेनियस शीट है, ये नॉस्टॉक है, BGA। ठीक, ब्लू ग्रीन एल्गी। इतना समझ आया? अच्छा, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में क्या फॉर्म करता है? वाटर ब्लूम। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में वाटर ब्लूम फॉर्म करता है। वाटर ब्लूम क्या होता है? वाटर ब्लूम फॉर्म करता है, इसे हम एल्गल ब्लूम भी बोलते हैं, एल्गल ब्लूम। ठीक है, इसे हम एल्गल ब्लूम भी बोलते हैं। अच्छा, ये होता क्या है बेसिकली? ये होता क्या है? ये एक्सेसिव ग्रोथ होता है वाटर में एल्गी का। क्या होता है? एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी इन वाटर। और ये जो एल्गी होता है क्या रिलीज करता है?
टॉक्सिन्स रिलीज करता है और इन टॉक्सिन्स की वजह से बैड ओडर आता है, ठीक, बैड ओडर आता है और इन्हीं टॉक्सिन्स की वजह से एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ होती है, एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ होती है, ठीक है। ये पूरे वाटर बॉडी को कवर कर लेता है, ठीक है। अच्छा, ये सब याद रखना है। वाटर ब्लूम क्या होता है? एक्सेसिव ग्रोथ, एक्सेसिव ग्रोथ होता है एल्गी का वाटर बॉडी में। ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, ठीक है, ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, बैड ओडर आता है वाटर बॉडी में से, एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ होती है, एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ हो जाती है वाटर ब्लूम की वजह से, ठीक है। वाटर ब्लूम समझ आया? ये पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में कौन करता है? ब्लू ग्रीन एल्गी करता है। वाटर ब्लूम पूरे सरफेस को कवर करके रख देता है जिससे लाइट नहीं जा पाती है वाटर में और उसकी वजह से ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है, तो एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ हो जाएगी, ठीक। अच्छा, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है एल्गी की वाटर में और ये एल्गी टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जिससे बैड ओडर आता है और एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ होती है। प्लस कौन करता है, कौन सा बीज ये है वो याद रखना है, ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया, ठीक है, साइंटिफिक नेम है। याद रखना है, ठीक है, ऑसिलेटोरिया, ठीक। नेक्स्ट अब देखते हैं हमारा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती एंड ये ऑक्सीजन के बिना सरवाइव कर सकती है। सबसे पहली बात, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ठीक। ये ऑक्सीजन के बिना सरवाइव कर सकती है, कैन सरवाइव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक, इतना आ गया। ये ऑक्सीजन के बिना सरवाइव कर सकती है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, इसमें सेल वॉल नहीं होता, लैक्स सेल वॉल। इतनी चीज़ें आपको माइकोप्लाज्मा के बारे में याद रखनी है, ठीक है, इतनी चीज़ें माइकोप्लाज्मा के बारे में याद रखनी है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अब देखना है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। दो तरीके से होता है, दो मेथड है रिप्रोडक्शन के। पहला है बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। दूसरा है आपका बाय एंडोस्पोर फॉर्मेशन, बाय एंडोस्पोर फॉर्मेशन, ठीक, बाय एंडोस्पोर फॉर्मेशन पहला है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है एक बैक्टीरिया डिवाइड होके दो बैक्टीरिया बना देता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये है सेल वॉल, ये है इनका जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, समझ गए।
एंडोस्पोर फॉर्मेशन ये नॉर्मल कंडीशन में होता है, अकर इन नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन, नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन में होगा। और ये अकर्स इन एडवर्स कंडीशन, एडवर्स कंडीशन में एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। ठीक है, इतना याद रखना है। बाइनरी फिजन एंडोस्पोर फॉर्मेशन। ठीक, ये याद रखना है आपको। अच्छा, आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।